यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स, माय वॉरियर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को टारगेट करने वाली क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, 2024 का जो प्रीलिम्स है वो थोड़ा सा क्रिटिकल होने वाला है, क्रिटिकल रहने वाला है, क्योंकि यूपीएससी ने 2023 से पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस जो हैं प्रीलिम्स के वो पूरी तरीके से बदल दिए हैं। आप ऑप्शंस को देखिए, उसमें किस तरीके से ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, नन। जहाँ पे ये ज़रूरत हो जाती है कि आपको सारे स्टेटमेंट्स के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, उसकी समझ होनी चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो आप पहले के प्रीलिम्स से उसको कंपेयर करके देखिए, उसमें जिस तरीके के ऑप्शंस आते थे, वन एंड टू, वन टू थ्री, तो पावर ऑफ एलिमिनेशन आप यूज़ करके काफ़ी कुछ एलिमिनेट कर लेते थे। लेकिन यहाँ पावर ऑफ एलिमिनेशन का यूज़ हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस तरह के ऑप्शंस ही नहीं दिए जा रहे हैं। तो वो तो खत्म हो चुका है, एक नए पावर की ज़रूरत है। इसीलिए अगर आपको 2024 क्वालीफाई करना है, तो 2023 जो प्रीलिम्स हुआ है उसमें यूपीएससी ने किस तरीके से क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया है, किस माइंड से वो क्वेश्चंस को सेट करता है, उस प्रीलिम्स की बहुत अच्छी समझ आपको होनी चाहिए, तभी आप ये कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हम 2023 जो प्रीलिम्स हुआ है उसको लेकर बातें कर रहे हैं। 4 कैटेगरीज में क्वेश्चंस आते हैं, सिंगल स्टेटमेंट वाले, डबल स्टेटमेंट वाले, ट्रिपल स्टेटमेंट वाले और 4 एंड मोर। इसी कैटेगरीज में हम बात कर रहे हैं। अभी हम लोग सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को लेकर बातें कर रहे हैं। इस क्लास का मकसद यही है, इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है इसको, कि आप अपने नॉलेज के बेस पर जो भी आपने अभी तक पढ़ रखा था, उस बेस पर आप जितने भी मार्क्स ला सकते थे, उसमें 20 टू 25% ऑफ मार्क्स को बढ़ा देना, कुछ यूनिक स्किल्स आप में पुट करके। साथ ही कि आप जो कंफ्यूज रहते हैं ऑप्शंस में कि कौन सा होगा, नहीं होगा, नॉलेज रहते हुए भी उस कंफ्यूजन को पूरी तरीके से मिटा देना, ताकि आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ बिल्कुल सही सही सॉल्व कर सकें जो आपको आता है वो भी। साथ ही कुछ ऐसे स्किल्स सीखना कि बिना नॉलेज के आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बातें करते हैं। हम अभी सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पर बातें कर रहे हैं। सेट डी है मेरे पास 2023 प्रीलिम्स का। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हार्ड कॉपी भी रख सकते हैं, ताकि हम डायरेक्ट उस क्वेश्चन पर आ जाएं, ढूंढना ना पड़े हमें। तो फ्रेंड्स, आइए, करीब देखिए अभी तक हम लोग 15 क्वेश्चन पर बातें कर चुके हैं और सारे क्वेश्चंस को हमने इस तरीके से सॉल्व किया है कि आपके पास नहीं भी नॉलेज है, कि आपको नहीं पता है डायरेक्ट आंसर कौन सा है, फिर भी आप अलग तरीके से सोच कर कैसे बिल्कुल सही सही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और सारे के सारे क्वेश्चंस हमने इस आधार पर सॉल्व किए हैं और आगे भी हम वही करेंगे कि आपको नहीं भी पता है तब भी आप कैसे सॉल्व करेंगे। आइए फ्रेंड्स, सेट डी का ये क्वेश्चन नंबर 81 है। ये एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है। पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि आपको पक्का पता होना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो एक चैलेंज के रूप में आप इसको एक्सेप्ट करें कि क्या आप इसको बिना नॉलेज के सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ अपने समझ के आधार पर। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, आप पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हैं। अब हम लोग बातें करते हैं फिर। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वॉज धान्य कटक विच फ्लरिस्ड एज अ prominent Buddhist center under the महाशंगिकाज लोकेटेड। इसमें से किस रीजन में धान्य कटक, जो कि एक प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर के रूप में उभरा, महासंघिका जो बुद्धिज्म का सेक्ट है उसके अंदर लोकेटेड है, कहां पर? तो इसको देखकर आपको लगेगा कि आपको धान्य कटक के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। और यूपीएससी ने ये दिया भी इसीलिए है कि वो आपको टेरर में ला सके, आतंकित कर सके, ताकि आप उसको देखकर ही छोड़ दें। लेकिन अगर आप थोड़े डीप में जाकर सोचेंगे, थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है कि आपको पता होना चाहिए धान्य कटक के बारे में। आप अलग तरीके से ही इसको सॉल्व कर लेंगे। ध्यान कहाँ देने की ज़रूरत है वो देखिए, क्या बोला गया है? प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर, कि ये जो एक ऐसा सेंटर है
एक ऐसा बुद्धिस्ट सेंटर है जो कि प्रोमिनेंट है, बहुत शक्तिशाली है। तो हमें कोई ऐसा जगह ढूंढना है जिसकी संभावना है कि वो प्रोमिनेंट एक शक्तिशाली बुद्धिस्ट सेंटर के रूप में इमर्ज हो सकता है महासंघिका सेक्ट के अंदर। या फिर आप इसको अभी थोड़ी देर के लिए हटा भी दें, क्योंकि इसके लिए फिर आपको थोड़ी सी नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम लोग बिना नॉलेज इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, फिर महासंघिका को लेकर बातें करेंगे। लेकिन कहीं भी इसकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी। और जो बुद्धिज्म पढ़ते भी हैं, इसको ना भी पढ़ा हो लेकिन ये तो बड़ा फेमस है, तो इसे तो हम पढ़ते ही हैं। तो पहले इस शब्द के आधार पर सिर्फ देखते हैं ये सॉल्व होता है या नहीं। पहला है आंध्रा। क्या आंध्रा इमर्ज हो सकता है? जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं, सम्राट अशोक के बारे में, बुद्धिज्म आ गया था शुरुआत में जब इंडस वैली। चलिए नॉलेज में नहीं जाते, डायरेक्ट सम्राट अशोक के बारे में हम जानते हैं। इतना तो हम जानते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को श्रीलंका भेजा था बुद्धिज्म के प्रचार के लिए। तो साउथ में भी संभावना तो है कि एक प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर इमर्ज हो सकता है, क्योंकि जो भी सेक्ट हुए हैं बुद्धिज्म के या जैनिज्म के, एक नॉर्थ में रहा है, एक साउथ में रहा है। क्योंकि जब भी विच्छेद हुआ है, डिवीजन हुआ है, तो कुछ लोग कुछ लोग नॉर्थ में रह गए, कुछ लोग साउथ चले गए। तो संभावना तो है। दूसरा क्या है? गांधार। गांधार कहाँ है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान। क्या वहां पर संभव है उतनी दूर? सोचे कि बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी नेपाल में, तो बिहार वाला रीजन तो मान सकते हैं। यहाँ गांधार पाकिस्तान अफगानिस्तान के रीजन में। और शब्द पर ध्यान देना, हो सकता है कि बुद्धिज्म से उसका कनेक्शन हो, लेकिन बात क्या है? प्रोमिनेंट, एक शक्तिशाली। अगर ऐसा हुआ रहता तो आज भी उसका छाप दिखाई देता। लेकिन क्या है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कहीं दूर दूर तक भी आपको बुद्धिज्म दिखाई देता है आज? उस आधार पर देखें तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा है कलिंग, ओडिशा। ओडिशा तो आप देखिए, एक तो बिहार रीजन में था ही, उसके जस्ट बगल में क्यों एक फिर से एक बड़ा प्रोमिनेंट स्कूल खोला जाएगा बुद्धिज्म का? क्यों एक बड़ा सेंटर खोला जाएगा? दोनों दूर दूर तो नहीं है। मान लीजिए कि ओडिशा के लोगों को अगर बुद्धिज्म सीखना ही है, तो बिहार कौन सा दूर है? और अगर आप देखिए, क्या बिहार के हर क्षेत्र में, मान लीजिए बिहार है तो बगल में यूपी में भी खोल दीजिए, फिर हरियाणा में भी खोल दीजिए, फिर उत्तराखंड में भी खोल दीजिए, तो क्या बुद्धिज्म का वो इम्पोर्टेंस उस तरीके से रह जाता कि हर जगह तो शक्तिशाली सेंटर ही है? जैसे सुप्रीम कोर्ट का ब्रांच हर राज्य में खोल दिया जाए, तो ये जो दिल्ली का ब्रांच है उसकी उतनी वक़्त रह जाएगी? हाँ, लेकिन एक नॉर्थ में एक साउथ में हो जाए तो बात बन सकती है। तो कलिंग में, ओडिशा में उस तरीके से एक प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर खोलना या वहाँ पे इस तरीके से होना कुछ प्रैक्टिकल सा नहीं लगता, सही सा नहीं लगता कि इतना प्रोमिनेंट हो सकता है उससे। तो क्योंकि बगल में ही बिहार है, उस आधार पर सोचें तो ये भी कुछ उस तरीके से फिट नहीं बैठ रहा उस सोच पर। अब आता है मगध। तो एक तरफ हो गया आंध्रा, एक तरफ मगध। मगध है तो बिहार वाला रीजन, लेकिन आप याद करने की कोशिश कीजिए, हिस्ट्री में हम इतना तो पढ़ते ही हैं हल्का फल्का, कि मगध साम्राज्य में जो राजाएं थे, क्या उनका बुद्धिज्म से कुछ खास कनेक्शन था? सबसे खास कनेक्शन हम इतिहास में किसका पढ़ते हैं बुद्धिज्म से? शुरुआत में एक ही रहे, सम्राट अशोक, उन्होंने फैलाया सब जगह। तो वो कब आए? मगध साम्राज्य के बाद, जब मौर्य का शासनकाल रहा। तो उस आधार पर देखें तो ये भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो ले देखिए, हमारा जो आंसर है ये आंध्रा बच जाता है। तो एक तो हुआ कि ये हमने इस तरीके से सोचा बिना नॉलेज के आधार पर। अब आइए जरा नॉलेज के आधार पर भी कैसे जाना चाहिए वो आप देख लें। इसकी जरूरत तो कहीं भी नहीं है, बस इस शब्द पर ध्यान देना है। वहां पर इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इस शब्द के आधार पर सॉल्व हो जाएगा नॉलेज से। महासंघिका की शुरुआत में जब बुद्धिज्म थी, तो सम्राट अशोक ने जिस बुद्धिज्म को अपनाया वो था थेरावादा बुद्धिज्म।
महायाना और हीनयाना 2 हुए, 2 रूप हुए बुद्धिज़्म के। तो हीनयाना जो है वो नॉर्थ में हुआ और महायाना जो है वो साउथ में इमर्ज हुआ, और महायाना से ही ये महासंघिका आप कनेक्ट कर सकते हैं कि बना हुआ है। महायाना महासंघिका ये उसी का एक सेक्ट है। तो महायाना साउथ में हुआ नागार्जुना के साथ में, जो नागार्जुना का कनेक्शन है आंध्रा से। तो आप आराम से पकड़ लेंगे कि ये आंध्रा इस तरीके से। तो ये नॉलेज के आधार पर इस तरीके से हम गए। कहीं भी इस शब्द की जरूरत पड़ी आपको, लेकिन ये आपको डराने के लिए दिया गया। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, आगे और क्वेश्चंस पर बातें करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें और सॉलिड तरीके से पूरे विश्वास के साथ सिर्फ इस चीज़ पर आप ध्यान दें खुद को तैयार करने में कि मैं कैसे बेस्ट परफॉर्म करूं एग्ज़ाम में। और कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है और उस पर ध्यान देना भी नहीं है। बाकी सब लेट देम गो टू हेल। और यूपीएससी प्रीलिम्स जो है उसे एक अपना प्यार समझकर उससे प्यार करना है कि वो उससे डरना नहीं है। जो भी चीज़ें उससे डरा रही हैं हमें, उस सब को ख़त्म करें। अरे कौन होते हो तुम डराने वाले? वो मेरा प्यार है और उसको मैं उठा के ले जाऊंगा अपने घर में, उठा ले जाऊंगा उसे मैं डोली में। तो ले आइए, हम फिर मिलते हैं। नमस्ते जी।